सोचिए, एक ऐसा भारत जहां हर सुबह लाखों लोग खुले में शौच के लिए जाते थे, जहां बच्चे गंदे पानी से बीमार पड़ते रहते थे, जहां महिलाओं को अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि स्वच्छ भारत अभियान से पहले का कड़वा सच था। 2014 से पहले का भारत एक अलग ही तस्वीर पेश करता था। तब देश की 60% आबादी खुले में शौच करती थी, यानी लगभग 40 करोड़ लोग। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, बल्कि हमारे समाज की एक गहरी समस्या का प्रतीक था। गांव में तो ये दृश्य बिल्कुल आम था। खेतों में, नदियों के किनारे, सड़कों के पास, हर जगह लोग अपनी मजबूरी में इस काम को करते थे। इस समस्या का सबसे बड़ा नुकसान बच्चों को हो रहा था। हर साल लगभग 1 लाख बच्चे दस्त की बीमारी से मर जाते थे। ये सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन नहीं था, बल्कि गंदगी और अस्वच्छता का सीधा परिणाम था। गंदा पानी, मक्खियां और खुले में पड़ा मल, ये सब मिलकर बच्चों के लिए जानलेवा बन जाता था। माँ बाप अपने बच्चों को बार बार बीमार होते देखते थे, लेकिन समझ नहीं पाते थे कि इसकी जड़ कहाँ है। शहरों में भी हालत बेहतर नहीं थी। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के पास शौचालय नहीं थे। वे भी खुले में जाने को मजबूर थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2011 में सिर्फ 38.7% घरों में ही प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज थीं। बाकी घरों में लोग किसी न किसी तरह से अपना काम चलाते थे। महिलाओं की स्थिति सबसे दयनीय थी। उन्हें शर्म और सुरक्षा के कारण अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था। सुबह होने से पहले या रात के अंधेरे में वे घर से निकलती थीं। ये सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि उनकी गरिमा पर हमला था। कई बार तो महिलाओं को पूरे दिन इंतजार करना पड़ता था, जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता था। स्कूलों में भी लड़कियों के लिए प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं थे, जिसकी वजह से वे पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाती थीं। इस गंदगी का असर सिर्फ सेहत पर नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा था। अध्ययनों के अनुसार भारत को अपनी जीडीपी का 6.4% हिस्सा इस समस्या की वजह से खोना पड़ता था। बीमारी के कारण लोग काम नहीं कर पाते थे, इलाज में पैसा खर्च होता था और प्रोडक्टिविटी घटती जा रही थी। सफाई कर्मचारियों की दुर्दशा तो और भी दुखदायी थी। मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करने वाले लोग समाज में सबसे निचले स्तर पर माने जाते थे। वे अपने हाथों से गंदगी साफ करते थे, लेकिन समाज उन्हें छूने से भी कतराता था। ये जाति व्यवस्था की सबसे काली तस्वीर थी, जो आज़ादी के दशकों बाद भी बनी हुई थी। गांवों में कुओं और तालाबों का पानी भी दूषित हो जाता था। लोग वहीं नहाते थे, कपड़े धोते थे और पशुओं को पानी पिलाते थे जहां गंदगी फैली होती थी। नदियां भी प्रदूषित हो रही थीं। गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में भी सीवेज और कचरा बहाया जा रहा था। यह सिर्फ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था पर भी चोट थी। शहरों में कचरा प्रबंधन की स्थिति भी बहुत खराब थी। सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे रहते थे, नालियां बंद हो जाती थीं और बारिश के समय पूरे शहर में पानी भर जाता था। मक्खी मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा था, जिससे डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही थीं। सरकारी प्रयास भी नाकाम साबित हो रहे थे। कई योजनाएं शुरू की गईं, लेकिन वे सिर्फ कागजों तक सीमित रह गईं। करप्शन और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से पैसा बर्बाद हो रहा था। लोगों में जागरूकता की कमी थी और वे इस समस्या को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते थे। सबसे दुखद बात यह थी कि लोग इस स्थिति को नॉर्मल मान चुके थे। उन्हें लगता था कि यह हमेशा से ऐसा ही रहा है और ऐसा ही रहेगा। चेंज की उम्मीद धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हमारे बाप दादा भी ऐसे ही रहे हैं, तो हम भी ऐसे ही रहेंगे। लेकिन कुछ लोग अभी भी उम्मीद रखते थे। वे चाहते थे कि उनके बच्चे एक साफ सुथरे माहौल में पले बढ़ें। वे सपना देखते थे कि एक दिन उनके गांव भी शहरों की तरह साफ होंगे। वे चाहते थे कि उनकी बेटियों को शर्म और डर के साये में न रहना पड़े। यह था भारत का वो चेहरा जिसे हम छुपाना चाहते थे। लेकिन सच यह था कि यह समस्या इतनी गहरी और व्यापक थी कि इसे सॉल्व करना असंभव लगता था। सरीकुलम, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या नहीं थी, बल्कि माइंडसेट और बिहेवियर की समस्या थी। लोगों की सोच बदलना, उन्हें जागरूक करना और एक मैसिव मूवमेंट खड़ा करना जरूरी था। इस गंदगी की रियलिटी ने यह साबित कर दिया था कि भारत को एक बड़े बदलाव की जरूरत थी। एक ऐसे अभियान की जरूरत थी जो सिर्फ टॉयलेट्स बनाने तक सीमित ना हो, बल्कि लोगों की सोच को भी बदले। एक ऐसी मुहिम की जरूरत थी जो हर घर, हर गांव और हर शहर तक पहुंचे। और शायद यही वो पृष्ठभूमि थी जिसने स्वच्छ भारत अभियान जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की नींव रखी।